स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। डेविड कोलमैन हेडली एक ऐसा आतंकवादी जिसे बहरूपिया कहा गया, जिसे डबल एजेंट कहा गया और जिसे लश्कर तैयबा का सबसे चालाक आतंकी कहा जाता है। आपने ये जो नाम है डेविड कोलमैन हेडली, ये कई दफा सुना होगा। 26/11 हमलों में जो आतंकवादी थे उनके साथ में ये नाम सुना होगा। ये भी सुना होगा कि जो मुंबई 26/11 हमले की रेकी थी वो डेविड कोलमैन हेडली ने की थी। लेकिन 26/11 से पहले और बाद में ऐसा क्या किया हेडली ने कि उसे ना सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का मोस्ट वांटेड, सबसे चालाक आतंकी कहा गया। आज आपको बताएंगे कि आखिर कैसे एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट का बेटा दाऊद गिलानी लश्कर तैयबा का मोस्ट डेंजरस आतंकी डेविड कोलमैन हेडली बन जाता है। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे वो अमेरिका की एक एजेंसी DEA का एजेंट बना और एजेंट बनने के साथ ही साथ उस समय पर लगातार टेरर ट्रेनिंग लेता रहा लश्कर के अंदर। आपको ये पता चलेगा कि आखिर क्यों मुंबई हमले के लिए, उसकी रेकी करने के लिए डेविड कोलमैन हेडली को चुना गया और क्या वाकई ये बात सत्य है, ये सच है कि डेविड कोलमैन हेडली की मदद भारत के अंदर ISI के एक एजेंट हनी बी नाम जिसका रखा गया था, उस हनी बी ने हेडली की मदद की थी। यहाँ पे ये सारी चीजें आपको पता चलने वाली है। इसके अलावा कुछ बहुत बड़े खुलासे यहाँ पे आज होने वाले हैं। क्यों आखिर डेविड कोलमैन हेडली की वाइफ ने 2002 से 7 के बीच में जब 5 बार US के पास कंप्लेंट की कि उसका जो पति है, जो हेडली है, वो आतंकवादी गतिविधियों में है, इसके बावजूद US ने, अमेरिका ने कभी भी क्यों हेडली के ऊपर कोई सुनवाई नहीं की, कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की। और एक और बहुत बड़ा सवाल कि एक आतंकी को, हेडली जैसे एक आतंकी को अमेरिका ने क्यों उसकी सजा के लिए उसके साथ समझौता किया, कभी भी क्यों हेडली को सजा नहीं दी गई जो उसे मिलनी चाहिए थी, और क्या वाकई 26/11 हमले के बाद भी डेविड कोलमैन हेडली 2 बार भारत आया था, ये भी आपको पता चलेगा। और सबसे आखिरी में पता चलेगा कि आखिर हेडली को पकड़ा कैसे गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, जरूरी है आपके लिए देखना। अंत तक देखिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए कई सारी लिंक्स हैं जो स्टडी IQ कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। वहाँ पे जाके आप उन लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। अपने कोर्सेज, अपने बैचेस जो हैं, आपके प्रोग्राम जो हैं UPSC CSC के, जो आपकी तैयारी को मजबूत और आसान बनाते हैं, उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको एक कोड लगाना है, VG Live। अगर कोई भी आप आपका जो सिलेक्टेड कोर्स है उसको बाय करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उस पर VG Live कोड लगाएंगे तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी को मजबूत और आसान बनाते हैं। अब शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है साल 1960 से। वॉशिंगटन DC में पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर एक ऑफिसर, पाकिस्तानी डिप्लोमेट पोस्टेड थे। नाम था सैयद सलीम गिलानी। अब सैयद सलीम गिलानी पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर एक डिप्लोमेट तो हुआ ही करते थे, साथ ही साथ एक ब्रॉडकास्टर भी थे। यहाँ पे काफ़ी समय से अमेरिका में रह रहे थे। उन्होंने यहाँ पे रहते हुए एक अमेरिकन महिला से शादी कर ली। उस महिला का नाम था एलिस सेरिल हेडली। अब जो एलिस थी वो दरअसल फिलाडेल्फिया, अमेरिका के फिलाडेल्फिया के एक बहुत ही बड़े रईस परिवार की लड़की थी। उसके कई सारे अलग अलग बिजनेसेस चला करते थे, बहुत ही नामी परिवार था। तो ये इन दोनों की जब यहाँ पे शादी हो जाती है तो 1960 में, इसी साल 30 जून का दिन था जब इनके घर पे उनके एक बेटे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है दाऊद गिलानी। अब ये जो दाऊद गिलानी था, इसका जब जन्म हुआ तो इसके बाद कुछ समय तक ये लोग जो थे, जो परिवार था, वो अमेरिका में रहता है। लेकिन कुछ ही समय बीता और उसके बाद में ये जो फैमिली थी, क्योंकि फादर जो थे वो पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे, ऑफिसर थे, तो यहाँ पे उनकी पोस्टिंग जो थी वापस से उन्हें उनके देश पाकिस्तान में बुला लिया जाता है। फैमिली पाकिस्तान शिफ्ट होती है। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। हुआ क्या कि जो एलिस थी, एक अमेरिकन रेसिडेंट थी, पाकिस्तान के उस कंजर्वेटिव माहौल को वो एडजस्ट नहीं कर पाई। उसे ये माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सैयद सलीम गिलानी अपना जॉब जो है वो छोड़ नहीं सकते थे और इसी कश्मकश के चलते हुए दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एलिस जो थी वो वापस अमेरिका लौट जाती हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के जो कस्टडी लॉज हैं, इनकी वजह से वो अपने बच्चों को उन्हें लाहौर में, जहाँ पे ये लोग रहते थे पाकिस्तान के अंदर, वहीं पे छोड़ना पड़ा उनके पिता के साथ में। इन बच्चों में हेडली भी था, जिसका नाम उस समय तक दाऊद गिलानी था। तो हेडली भी अपने पिता के साथ यहाँ पे रह जाता है। अब ये जो समय था, करीबन 70s के आसपास की ये बात बताई जाती है, 1970s की। उस दशक में ये जो समय था वो वही दौर था जब पाकिस्तान की जिहादी मानसिकता जो है वो पूरी दुनिया के सामने उभर कर सामने आ रही थी। यहाँ पे दाऊद गिलानी की, यानी डेविड कोलमैन हेडली की जो परवरिश थी, इसी माहौल में होना शुरू होती है। और ये बताया जाता है करीबन साल 1971 आते आते, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को शानदार तरीके से हराया है। तो यहाँ पे उस युद्ध के दौरान में ये हेडली का स्टेटमेंट है जो हम आपको बता रहे हैं। हेडली की करीबन 11 साल की उम्र थी। वो कराची में एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा करता था और इस समय पर उसका जो बयान है उसमें उसका कहना है कि भारत पाकिस्तान के 71 के युद्ध में
भारत के कुछ बॉम्ब थे जो कि उसके स्कूल के पास आके गिरे और 2 लोगों की मौत हो गई थी। और यहीं से भारत के खिलाफ जो उसके अंदर एक नफरत थी, वो एक बहुत ही नफरत की तरह भारत को देखने लगा था। तो ये सारी चीजें रही। बचपन हेडली का यहाँ से शुरू हो जाता है। कुछ ही साल बीते, फादर जो थे हेडली के, सैयद सलीम गिलानी, वो उसे आर्मी में भर्ती कराना चाहते थे और इस वजह से उसे कैडेट कॉलेज हसन अब्दल भेजा जाता है। कैडेट कॉलेज हसन अब्दल के बारे में आपको बता दिया जाए, पाकिस्तान मिलिट्री प्रिपरेशन के लिए जितने भी बड़े बड़े जो एलिट क्लास है पाकिस्तान का, जो बड़े बड़े अफसर है, मिलिट्री के अफसर हैं, वो सभी लोग अपने बच्चों को, अपने लड़कों को यहाँ पे हसन अब्दल कैडेट कॉलेज में भेजा करते हैं आर्मी की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे भेज दिया जाता है हेडली को। जब हेडली यहाँ पहुंचा, यानी जो समय तक दाऊद गिलानी था, जब ये यहाँ पे पहुंचा, इसका एक दोस्त बनता है जिसका नाम था तहव्वुर हुसैन राणा। राणा से पहली बार, तहव्वुर हुसैन राणा से पहली बार यहीं पे हसन अब्दल में हेडली की मुलाकात हुई। आपको बता दें, राणा वही है, तहव्वुर हुसैन राणा, जो कि बाद में पाकिस्तान आर्मी का डॉक्टर बना। उसके बाद पाकिस्तान छोड़कर जब उसे आर्मी से निकाल दिया गया, एक डिटेल एपिसोड किया आपके लिए, लिंक अटैच कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं जाके। तो खैर, आपको बता दिया जाए कि पाकिस्तान आर्मी से जब उसको निकाला, कनाडा जाता है, यूएस जाता है, उसके बाद में वहाँ पे इमिग्रेशन का बिजनेस अपना सेटअप करता है। उसके बाद यही इमिग्रेशन का बिजनेस था जो बाद में वो एक को कॉन्स्पिरेटर बना हेडली के साथ 26/11 हमले में। तो ये भी एक आतंकवादी ही है जिसको अभी हम एक्स्ट्राडाइट करके भारत भी लाए हैं और अब उसकी जो तहकीकात है, वो सब चीज़ें, इंटेरोगेशन जो है, चल रही है। तो खैर, तहव्वुर राणा से यहीं पर हेडली की मुलाकात हुई। कैडेट कॉलेज हसन अब्दल में अब ये समय इन लोगों का बीतना शुरू होता है और करीबन यहाँ पर 6 साल बीत जाते हैं। 6 साल के बाद साल आता है 1977। 77 में हेडली की उम्र लगभग 17-18 साल के आसपास की उसकी उम्र थी। पिता और माँ के बीच में टेंशन लगातार चलते थे क्योंकि पहले ही डाइवोर्स हो चुका था, कॉन्फ्लिक्ट थे। लेकिन इसके बावजूद हेडली ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया। हेडली क्या करता है, अपनी माँ के पास में फिलाडेल्फिया पहुंच जाता है। फिलाडेल्फिया में उसकी जो माँ थी, एलिस हेडली, वो दरअसल यहाँ पे पब्स और जो बियर जॉइंट्स थे, ये सारी चीज़ें चलाया करती थी। एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से थी, तो उनके कई सारे बिजनेस थे। वो यहाँ पहुंच जाता है। हेडली फिलाडेल्फिया पहुंचने के बाद में उसकी माँ ने प्रयास किया कि ये कहीं और इसको पढ़ाया जाए, आगे इसकी पढ़ाई इतनी जल्दी अभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हर जगह से ये कुछ ही समय के बाद अपनी जो पढ़ाई है वो छोड़कर वापस आ जाता है। तो यहाँ उन्होंने प्रयास किया, उसे वैली फोर्ज मिलिट्री एकेडमी जो है फिलाडेल्फिया में, वो ज्वाइन कराती है हेडली की माँ। लेकिन एक सेमेस्टर के बाद हेडली ये एकेडमी भी छोड़ देता है। वेस्टर्न मिलिट्री डिसिप्लिन जो था वो उसको पसंद नहीं आ रहा था और वो वेस्ट को उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं करता था। ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। इसके बाद उसे कम्युनिटी कॉलेज फिलाडेल्फिया में एडमिट कराया जाता है, वहाँ पे उसका एडमिशन कराया जाता है। लेकिन डिग्री बिना कंप्लीट किए ही हेडली ने ये कॉलेज जो था ये भी छोड़ दिया और इसके बाद ही यहीं से उसकी जो एक पढ़ाई थी, कहें एक तरह से कि फॉर्मल एजुकेशन जो थी, वो खत्म हो गई थी। इसके बाद उसने आगे कभी पढ़ाई की नहीं है। इस बीच क्योंकि उसकी जो माँ थी वो पब्स वगैरह, जो पब थे, बियर जॉइंट्स थे, वाइन बार थे, ये सब चलाया करती थी फिलाडेल्फिया में, जिनमें से 2 पब्स का नाम सामने आता है, खैबर पास पब और मिस हेडली वाइन बार। तो ये जो दोनों जॉइंट्स थे, यहाँ पे हेडली ने अब पढ़ाई छोड़ने के बाद इन जॉइंट्स को संभालना शुरू कर दिया। इन दोनों जगह पे वो जाता था। यहाँ पे बोहेमियन क्राउड जो था फिलाडेल्फिया का, वो आता था, उनके साथ में इंटरेक्ट करता था, उनके साथ घुलता मिलता था। धीरे धीरे करके ये देखा गया कि जो स्टाफ था इन दोनों जॉइंट्स का, वो हेडली को प्रिंस कहकर बुलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए बताया जाता है, ये सामने रिपोर्ट्स में जो दर्ज है वो इसलिए आता है कि वो क्यों प्रिंस कहते थे उसको, क्योंकि एक तो वो दिखता इस तरह का था, दूसरी चीज उसका जो रवैया था, वो जिस तरह से लोगों से बातचीत करता था, जिस एटीट्यूड के साथ वो रहता था, तो इस वजह से उसको सब लोग यहाँ पे प्रिंस कह के बुलाया करते थे। और ये सारी चीज़ें चलते चलते समय के साथ साथ हेडली जो था लोगों से घुलता मिलता रहा, उसकी जो सोशल स्किल्स थी वो पॉलिश होती गई। और यही वो समय था जब हेडली ने अपने कई सारे अलग अलग नेटवर्क बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन उसमें से कई ऐसे नेटवर्क थे जो कि गलत लोगों के साथ में थे। ये समय आ चुका था मिड 1980s का। अब तक हेडली अपनी जो माँ थी उसकी, उनके जो पब थे, बार थे, वो सब संभालता था। लेकिन इस समय से ही, मिड 1980s से ही, हेडली अब हेरोइन और जो ड्रग्स हैं, जो नशा है, उसमें इन्वॉल्व होने लगा। किस तरह से ये चीज़ें शुरू हुई? हेडली ने दरअसल पाकिस्तान के फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया FATA जो है, उनके और लाहौर के बीच में कई सारे ऐसे स्मगलर्स को ढूंढा। उसके ताल्लुकात उनसे बने, ऐसे नेटवर्क उसने अपने बना लिए थे कि वो अब धीरे धीरे उनके थ्रू स्मगल करके जो भी नशा था वो पाकिस्तान से अमेरिका लाने लगा। यहाँ पे उसने अपना एक नेटवर्क बना रखा था जिसके अंदर वो सप्लाई करता था। एक स्मगलर की तरह एक तरह से हेडली यहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। क्या करता था वो कि यूएस से, फिलाडेल्फिया से कई दफ़ा वो फैमिली विजिट के बहाने पाकिस्तान जाने लगा। उसकी माँ को भी उसने यही बताया था कि वो अपने फादर से मिलने जाता है पाकिस्तान। लेकिन यहाँ वो लाहौर और ट्राइबल एरियाज जो हैं पाकिस्तान के, उनके बीच में स्मगलर से मिलता था, सप्लायर से मिलता था, और यहाँ से जितना भी जो हेरोइन है वो वेस्ट ले जाता था, यानी कि यूएस ले जाता था। इस तरह का एक बिजनेस मॉडल उसने समय के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, डेवलप कर लिया।
ये करते करते करीबन हेडली को 3 साल निकल जाते हैं। ये चीज़ें जब वो कर रहा था तो एजेंसीज की नज़र भी उसके ऊपर पड़ी। कई अलग अलग जगह, एक अलग अलग देश में वो जाता था तो वहाँ पे भी उन एजेंसीज की नज़र उसके ऊपर पड़ती थी। 3 साल निकलने के बाद 1988 आता है और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर जर्मन पुलिस जो थी वो हेडली को एक सूटकेस के साथ पकड़ लेती है। यहाँ पे जब पकड़ा गया तो सूटकेस के फॉल्स बॉटम में बताते हैं कि 2 किलो हेरोइन मिला था हेडली के पास से। अब ये पहला बड़ा केस था जो कि उसके ऊपर रजिस्टर्ड हुआ, डॉक्यूमेंटेड ड्रग केस जो कि हेडली के ऊपर रजिस्टर होता है। थियोरेटिकली देखा जाए तो उसको सालों की बहुत लंबी एक उम्र कैद, एक जेल होनी चाहिए थी, सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन हेडली ने यहीं पे अपनी, क्यों उसे चालाक कहा जाता है अब आप यहाँ से समझना शुरू करेंगे। हेडली ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपनी एक डील की पुलिस के साथ में, एजेंसी के साथ में। उसने यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन डीईए के साथ एक प्ली साइन की। उस प्ली में यह था कि वो अपने फिलाडेल्फिया के अंदर जितने भी आसपास के उसके साथ के स्मगलर्स हैं, जो उसके एसोसिएट्स हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन एजेंसी को, डीईए को दे देगा और उसके बाद में इसके एवज में वो ये कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ आपके सामने, मैं सारे लोगों को पकड़वा दूंगा, लेकिन बस आप मुझे उतनी भारी सजा ना दें। ऐसा हुआ भी दोस्तों। यहाँ पे उसने अपने साथ के जो पार्टनर्स थे उनको सरेंडर कराया, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी पुलिस को, एजेंसी को, और उसके बदले में उसे सिर्फ 4 साल की सजा हुई। यहाँ पे जो सजा करीबन 20 से 25 साल की होनी चाहिए थी वो यहाँ पे 4 साल की होती है। उसके बाकी जो साथी थे उनको 10 से 15 सालों की सजा हुई। तो ये सारी चीजें आप सामने देख सकते हैं कि एक तरफ दूसरे जो लोग हैं उन्हें 10 से 15 साल की सजा हो रही है और हेडली को यहाँ पे सिर्फ 4 साल की सजा दी गई यूएस के द्वारा। 1992 आता है और 4 साल के बाद अपनी सजा पूरी करने के बाद हेडली जो है बाहर आ जाता है जेल से। लेकिन बाहर आने के बाद भी क्योंकि एक बार क्राइम किया उसके बाद सजा नहीं मिली, तो जो एक मोटिव था वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पे हेडली एक बार फिर से स्मगलिंग के उसी काम के अंदर दोबारा इन्वॉल्व होने लगता है। जेल से निकला, मिड 90s का ये दौर बताया जाता है जब पाकिस्तान यूएस रूट के ऊपर जितना भी हेरोइन का जो एक रिंग चलता था, एक नेक्सस था, उसमें हेडली उसका एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका था। यहाँ वो प्रॉपरली जाके फिर से स्मगलिंग उसने शुरू कर दी थी। एक डुअल कल्चर जो उसकी फ्लुएंसी थी, एक तरफ वो पाकिस्तान का भी था, एक तरफ वो यूएस का भी था, क्योंकि माँ जो थी वो यूएस से थी, पिता पाकिस्तान से थे। तो इस वजह से उसकी जो पर्सनैलिटी थी कि वो दोनों भाषाएं भी जानता था, सारी चीज़ें अलग अलग उसने दुनिया घूमी हुई थी। इस वजह से सप्लायर्स, कोरियर्स और जितने भी जो बायर्स हुआ करते थे इनके बीच में ये एक ब्रिज का काम किया करने लगता था, एक ब्रिज की तरह काम करता रहा। बहुत लंबा समय यहाँ से निकल गया, करीबन 5 साल का समय निकल जाता है। 1997 आता है। इस बीच में अमेरिका की डीए जो है, डीए एक तरह से जो भारत में एनसीबी है उसी तरह का नशे को पकड़ने का काम है, ड्रग्स को पकड़ने का काम है, स्मगलर्स को पकड़ने का काम है। तो डीए यहाँ पे लगातार अपना एक स्टिंग ऑपरेशन चला रही थी यूएस के अंदर। जब उन्होंने देखा कि एक पूरा नेक्सस बना हुआ है, पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज से यूएस में नशे को लाया जाता है, हेरोइन को लाया जाता है, इस वजह से यहाँ पे दाऊद गिलानी, जो कि तब तक डेविड कोलमैन हेडली नहीं बना था, डीए के सामने एक बार ये नाम फिर से प्रकट होता है। दाऊद गिलानी पाकिस्तान से यूएस हेरोइन का एक कंसाइनमेंट बहुत बड़ा लाने वाला था। ये खबर जब पता चलती है डीए को, तो यहाँ पे उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और इस बार फिर से आप देखिए, एक बार फिर से हेडली डीए के हत्थे चढ़ जाता है। हेडली को फिर पकड़ा गया, लेकिन इस बार भी उसने अपनी वो जो सर्वाइवल एक इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हमेशा करता था, खुद को बचाने के लिए एक चालाकी करता था, वो एक बार फिर से की। वो यहाँ पे फिर कहता है 1997 में जब ये पकड़ा गया, कहता है कि मैं आपके लिए एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेंट बन सकता हूँ, ना सिर्फ यूएस में फिलाडेल्फिया में, बल्कि जो पाकिस्तान में भी नेटवर्क चल रहा है मैं उसको भी एक्सपोज करूंगा आपके लिए। वहां से भी जितने लोग इसमें संलिप्त हैं, जो मेरे पार्टनर्स हैं, मैं उन सबको पकड़वाऊंगा, बस आप मेरी जो सजा है उसको कम कर दो। डीए मान जाती है। अमेरिका ने एक बार फिर से एक क्रिमिनल की, एक इस तरह के स्मगलर की मदद ली और उसके बाद 1998 के शुरुआत में बताया जाता है कि डीए ने उसे पाकिस्तान भेजा, अपने पैसों पर पाकिस्तान भेजा। उसने जितना भी हेरोइन ट्रैफिकिंग नेटवर्क थे उन सब के अंदर घुसकर, क्योंकि वो वहां पे पहले से उन लोगों के साथ काम कर रहा था, उनकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डीए को दी और उसके कॉपरेशन से रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि करीबन 5 लोग गिरफ्तार हुए। 2.5 किलो हेरोइन जो था उसको सीज किया गया डीए के द्वारा। ये सब चीजें देखते हुए जो उसे सजा, करीबन बहुत बड़ी सजा एक मिलनी चाहिए थी, कोर्ट ने उसे सिर्फ 15 महीने की जेल की सजा सुनाई। हेडली को मात्र 15 महीने की सजा होती है एक इतने बड़े केस के अंदर। करीबन 5 साल की उसकी जो सुपरवाइज रिलीज थी वो उसे यहाँ दे दी गई थी। आप सोचिए ये सारी चीजें उसने की, 15 महीने अब वो जेल में जाने वाला था। नवंबर 1998 में के आसपास बताया जाता है जब वो जेल में था, इन्हीं 15 महीने की अपनी जो सजा था वो काट रहा था। लेकिन यहाँ आप सबसे बड़ा एक बदलाव उसके जीवन में आया।
रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि फोर्ट डेक्स जेल के अंदर अपनी सजा काट रहा था हेडली 15 महीने की, लेकिन इसी दौरान ये देखा गया कि धीरे धीरे वो जिहादी मानसिकता की तरफ, एक जिहाद की तरफ, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी अलग अलग संगठन है उनकी तरफ उसका एक दिलचस्पी जो थी वो बढ़ना शुरू हो जाती है जेल के अंदर से ही। अब या तो यहाँ पे जेल में उसको कोई मिला है जिसने उसे ब्रेन वॉश किया है, या फिर उसका खुद ही जो बचपन से वो देखता हुआ आ रहा था कि पहले उसने कुछ स्मगलिंग की, उसके बाद में धीरे धीरे जो उसके पाकिस्तान के चक्कर लगते थे, तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के संपर्क में आया। तो ये देखा गया कि इसी जेल के अंदर से धीरे धीरे हेडली जो था फोर्ट डेक्स जेल से जिहाद की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक से जुलाई 1999 में जेल एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट जो थी वो आती है सामने। ये कहा गया था उस रिक्वेस्ट में कि जो हेडली है उसकी 15 महीने की जेल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और थोड़ा टाइम अगर बचा है तो उसे खत्म कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ले जाकर उसकी अरेंज मैरिज करवानी है, और लड़की का नाम बताया गया था शाजिया। शाजिया नाम की एक पाकिस्तानी महिला के साथ में, जो कि एक रिटायर्ड फौजी की बेटी है, पाकिस्तानी आर्मी के एक रिटायर्ड जो फौजी रहे हैं उनकी बेटी है, उसके साथ में शादी करानी है। आप देखिए कि ये सब चीजें अचानक से सामने आई और ऐसा हुआ भी। डीए का एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेंट था इस समय तक हेडली, डीए के लिए काम करता था, पाकिस्तान के जो भी स्मगलिंग नेटवर्क्स थे उनकी खबरें डीए तक पहुंचाता था, लेकिन अब वो एक जिहादी, एक आतंकवादी बनने की तरफ भी आगे बढ़ने लगा था। और इसी समय पर एक रिक्वेस्ट ये एक्सेप्ट की जाती है जेल के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, हेडली को यहाँ से पाकिस्तान शादी करने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ से करीबन 2 साल निकलते हैं। हेडली अब पाकिस्तान में रहता था, डीए के लिए इंफॉर्मेंट की तरह काम भी करता था। ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन 2 साल के बाद साल आता है 2001, और 2001 में होता है 9/11 का अटैक। अमेरिका के ऊपर दुनिया का जो अब तक सबसे बड़ा अटैक हुआ है, 9/11 का हमला, ओसामा बिन लादेन ने जो करवाया था। तो ये अटैक जो होता है, इसके बाद अमेरिका ने क्रैकडाउन करना, हंट करना शुरू किया अलकायदा के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, और इसी के तहत पाकिस्तान में छुपे जितने भी आतंकी संगठन थे, नेटवर्क्स थे, उनके ऊपर भी क्रैकडाउन किया जा रहा था अमेरिका के फोर्सेस के द्वारा। ये सब चीजें जो थी, अब अमेरिका क्योंकि आतंकवादियों को ढूंढ रहा था, इस बीच में हेडली एक बार फिर से डीए से संपर्क करता है। अमेरिका की डीए को हेडली एक विश्वास दिला देता है। ये कहता है कि मैं आपके लिए जो मेरे ड्रग नेटवर्क्स हैं उनके जरिए आतंकवादियों तक आपको पहुंचा सकता हूँ। इसके लिए मुझे प्रॉपर पैसे चाहिए, प्रॉपर आपसे लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए, साथ ही साथ मेरा आना जाना जितना भी खर्चा है वो सब आप ही करेंगे। डीए इस पे मान जाती है, अमेरिका इस पे मान जाता है, और इसके बाद हेडली जो है अमेरिका के पैसों पर अपनी लगातार यूएस और पाकिस्तान की जो उसकी ट्रिप्स थी, लगातार इन्हें अलग अलग पाकिस्तान के एरियाज में करना शुरू कर देता है। वो यहाँ पे यूएस की मदद नहीं कर रहा था, वो खुद रेडिकलाइज होने लगा था। वो अलग अलग लोगों से जाके, आतंकवादियों से जाके, उनके आकाओं से जाके मिलता था यहाँ पे। ये सारी रिपोर्ट्स में आता है। इस बीच में लाहौर में उसका एक घर था, इतना इन्फ्लुएंस हो चुका था कि जो उसके 2 बच्चे हुए इस समय पर 2001 के बाद में, उसमें से एक का नाम उसने उसामा रखा। अब आप ये सोचिए कि डीए ने पहले भी 2 बार समझौता किया हेडली से उसकी सजा पर, उसके बाद में पता चल रहा है कि वो आतंकवाद में संलिप्त हो सकता है, इंटेल मिली है एफबीआई को, लेकिन इसके बावजूद कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। मात्र नवंबर 2001 में जो उसका प्रोबेशन था उसको अचानक से टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन हेडली का यहाँ पे अब तक कुछ और ही प्लान बन चुका था। महज 4 महीने बीते, हेडली जो अब तक सोचा था उसने कि वो जिहाद की तरफ आगे बढ़ेगा, वो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। 4 महीने के बाद ही फरवरी 2002 आता है, और फरवरी 2002 में पहला जो उसका फॉर्मल टेरर ट्रेनिंग थी वो हेडली यहाँ पे शुरू करता है। पहला कोर्स उसने अटेंड किया दौराए सफा का। उसके बाद बताया जाता है दौराए आम का उसने कोर्स किया, 3 हफ्ते का जो कोर्स होता है, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, AK-47 पिस्टल, ग्रेनेड, ये सब चीजें चलाना सिखाते हैं जो आतंकवादियों के संगठनों में, ये मुरीद के वगैरह के जो कैंप होते हैं इसमें। तो खैर ये सारी चीजें उसने यहाँ पे करनी शुरू की, और इसके बाद अगस्त 2002 में उसने दौराए खास का जो कोर्स था वो अटेंड किया, यानी कि जो 3 महीने का कोर्स होता है आतंकियों का, एडवांस गुरिल्ला वॉरफेयर मॉड्यूल का, जिसमें आरपीजी, मोर्टार, सर्वाइवल टैक्टिक्स, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं इन आतंकियों को। तो ये सब जो ओवरऑल कोर्सेज थे वो यहाँ पे इसने 2002 के अगस्त तक कंप्लीट अपने कर लिए थे। अगला साल आया 2003। 2003 और 4 के बीच में बताते हैं कि उसने स्पेशलाइज्ड सर्विलांस और काउंटर इंटेलिजेंस ट्रेनिंग के लिए अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन किए। लश्कर तैयबा के साथ इस समय तक वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका था, उसके लिंक बन चुके थे बड़े बड़े लश्कर तैयबा के कमांडर्स के साथ में। और 2005 तक वो एक्सप्लोसिव, आईईडी कंस्ट्रक्शन, टारगेट एनालिसिस, इन सब में ट्रेंड हो चुका था प्रॉपरली। आप सोचिए कि बात सीधी सी है, एक एक्स ड्रग स्मगलर एक प्रॉपरली फुली ट्रेंड आतंकवादी बन चुका था। अब ये साल आ चुका था 2005। एक तरफ हेडली की पूरी टेरर ट्रेनिंग हो चुकी थी, दूसरी तरफ लश्कर तैयबा का जो टेक चीफ था जरार शाह, और लश्कर तैयबा का मास्टरमाइंड साजिद मीर, इन दोनों की काफी समय से नजर थी हेडली के ऊपर। ये देख रहे थे कि एक तो ये ऐसा आदमी है जो कि एक परफेक्ट आतंकी बन सकता है। कुछ चीजें जो थी, जो इन लोगों ने देखी यहाँ पे, वो थी कि उसके पास यूएस का पासपोर्ट है,
उसका एक वेस्टर्न अपीयरेंस है, वो अंग्रेज दिखता है, इंग्लिश की उसकी फ्लुएंसी और डीप पाकिस्तानी रूट्स हैं, तो ये जो पूरा एक कॉम्बिनेशन है वो उसको परफेक्ट आतंकवादी बना सकता है। इस समय से ही इन लोगों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि हेडली को एक बहुत बड़ा काम दिया जाएगा और वो काम होगा भारत के अंदर। लेट 2005 में बताया जाता है कि लश्कर तैयबा की ये जो लीडरशिप थी उसने आईएसआई के ऑफिसर्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और ये प्लान था मुंबई को टारगेट करने का। भारत के अंदर मुंबई को ऐसे टारगेट किया जाए जिससे कि मल्टी टारगेट हो, एक ऐसा स्ट्राइक हो जहां पे कई सारे अलग अलग टारगेट को वहां पे अटैक कराया जाए, लोगों को भेजा जाए प्रॉपरली ट्रेन करके। और इन सब चीज़ों के लिए उन लोगों तक ये सारी जानकारी पहुंचानी बहुत ज़रूरी है कि मुंबई में जहां वो जाके हमला करने वाले हैं तो वो जगह आखिर है कैसी। तो उसकी रेकी करने के लिए इन्हें एक आदमी चाहिए था। यहाँ पे हेडली के उस यूएस पासपोर्ट को, उसकी इंग्लिश फ्लुएंसी को, उसके वेस्टर्न अपीयरेंस को देखते हुए कि वो अंग्रेज है, एक तरह से अगर देखा जाए अंग्रेज ही लगता है, तो किसी को उस पर शक नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पे मुंबई के उन टारगेट्स को, मुंबई की इन सारी लोकेशन को जहाँ पे हमला किया गया, उसके लिए डेविड कोलमैन हेडली को लश्कर तैयबा चुनता है। हेडली को यहाँ पे कहा गया था कि तुम्हें हाई वैल्यू टारगेट्स का डिटेल रिकॉन्सेंस करना है और साथ ही साथ मैक्सिमम कैजुअलिटी हो, जिससे इंटरनेशनल विजिबिलिटी सबसे ज्यादा बने, ऐसे टारगेट्स को पिक करना है। इस काम के लिए हेडली को चुना गया और इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि अब हेडली को भारत भेजा जाएगा। भारत भेजने से पहले अब तक आपने अगर देखा हो कि हम एपिसोड में डेविड कोलमैन हेडली कह रहे हैं, लेकिन अब तक उसका जो नाम था वो दाऊद गिलानी ही था। तो यहाँ पे अब उसका नाम बदलना बहुत जरूरी था। इसके लिए सामने ये आता है कि उसकी जो प्योर मुस्लिम आइडेंटिटी थी, जो उसको नॉन मुस्लिम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामने आया लश्कर तैयबा को, और इस वजह से हेडली को फिलाडेल्फिया भेजा जाता है। वो फिलाडेल्फिया गया, साल 2006 के आसपास की बात बताई जाती है। दाऊद सैयद गिलानी, जो अब तक उसका लीगली नाम हुआ करता था, उसने इस नाम को चेंज करके डेविड कोलमैन हेडली किया। डेविड जो था वो दाऊद का एक एंजलाइज वर्जन, आप उसको समझ सकते हैं। कोलमैन जो था वो उसके नाना का नाम था और हेडली उसकी माँ की तरफ से जो उसे सरनेम मिला हुआ था। तो ये सब जो एक ओवरऑल 3 अलग अलग वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन बना, वो बना डेविड कोलमैन हेडली। प्रॉपर पेपर वर्क जो था वो यहाँ पे उसने फिलाडेल्फिया में कराया। पाकिस्तानी ओरिजिन की जो उसकी ट्रेवल हिस्ट्री थी, जो सस्पिशियस हो सकती थी, वो पूरी तरह से उसने यहाँ चेंज कराई और अब वो एक नाम चेंज कराने के बाद एक क्लीन अमेरिकन बिजनेसमैन बन चुका था, जो कि देखने में किसी को भी यूरोपियन लग सकता था। तो फिलाडेल्फिया से हेडली का एक नया पासपोर्ट बन गया था, जहाँ पे उसका नाम भी डेविड कोलमैन हेडली था। दाऊद गिलानी की आइडेंटिटी उसकी खत्म हो गई थी। लेकिन ये सिर्फ उसने जो नाम चेंज कराया, ये सिर्फ पासपोर्ट तक सीमित नहीं था। इंडियन वीजा के लिए जो उसने अप्लाई किया था भारत आने के लिए, उस वीजा एप्लीकेशन में भी उसने अपने पिता का नाम विलियम हेडली लिखवाया था, असल में जो कि सैयद सलीम गिलानी था। विलियम हेडली लिखवाया, बर्थ नेम अपना हेडली ही लिखा, जो कि पहले दाऊद था उसका नाम। पाकिस्तानी लीनेज जो है उसका पूरा उसने पेपर वर्क पे कंप्लीटली इरेज कर दिया था, जिससे कि एयरपोर्ट पे स्क्रूटनी उसकी हो ही ना उस तरह से कि जो किसी एक पाकिस्तानी नेशनल की होती है। किसी भी इस तरह से कि कोई पाकिस्तानी नाम का कोई आदमी होगा, उसको जिस तरह चेक किया जाएगा, ऐसी स्क्रूटनी उसकी ना हो। इस वजह से उसने पूरी जो एक पाकिस्तान से एक उसकी जो लीनेज थी, जो उसका लिंक था, वो सब यहाँ पे पेपर वर्क में मिटा दिए थे, जबकि असल में था वो एक प्रॉपर पाकिस्तानी। खैर, इसी दौरान हेडली का पाकिस्तान जाना होता है। पाकिस्तान में उसे लश्कर तैयबा के बड़े बड़े लीडरशिप ने ट्रेन करना शुरू किया कि आखिर उसे भारत में जाके करना क्या है। इस दौरान उसकी मुलाकात होती है अब्दुल रहमान हाशिम सैयद अलियास पाशा से। पाशा जो था वो दरअसल एक पाकिस्तान आर्मी का रिटायर्ड मेजर हुआ करता था, अब लश्कर तैयबा का एक लीडर बन चुका था, जो कि आतंकवादियों को ट्रेन किया करता था। पाशा ने उसे मिलवाया आईएसआई के मेजर इकबाल के साथ में। मेजर इकबाल के अलावा मेजर समीर अली से मिलवाया गया, और ये ही वो लोग थे जो हमने एक डिटेल एपिसोड आपके लिए किया है धुरंधर से रिलेटेड, कि मेजर इकबाल जो है वो इलियास कश्मीरी नहीं था, वो मेजर इकबाल आईएसआई का एक बहुत सीनियर एक ऐसा ऑफिसर है जो कि लश्कर तैयबा के साथ आतंकवादी गतिविधियां भारत में करता है। तो ये एक डिटेल एपिसोड किया, आप उसको जाके देख सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे मेजर इकबाल ने एस्पिनाज के बारे में, रिकॉनिसेंस के बारे में, जीपीएस को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें, सी रूट को कैसे प्लान करते हैं, ये सब चीजें हेडली को बताई पाकिस्तान में, और उसके बाद में उसे मुंबई भेजा। मुंबई भेजने से पहले एक और काम किया गया। मेजर इकबाल ने दरअसल उससे कहा कि भारत तुम जाओगे तो सिर्फ टूरिस्ट की तरह नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ एक कवर वहां पे चाहिए, इस तरह का कवर जो कि लगे कि हाँ तुम यहाँ कोई बिजनेस करने के लिए आए हो। और यहीं पे अब एंट्री होती है हेडली के बचपन के कैडेट कॉलेज हसन अब्दल के उस दोस्त की, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, तहव्वुर हुसैन राणा। तहव्वुर हुसैन राणा की अब यहाँ पे एंट्री होती है। हेडली सीधा तहव्वुर राणा के पास में जाता है, उससे कहता है, इस समय तहव्वुर राणा जो था वो शिकागो में दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम से एक कंपनी थी, उसको रन करता था, उसको चलाता था। हेडली उससे कहता है कि ये जो कंपनी है इसका एक मुझे कवर चाहिए, प्रॉपरली
तब वो राणा को बताया गया था कि लश्कर तैयबा के लिए हेडली काम कर रहा है और उसके बाद में मुंबई पर अटैक करने की इनकी प्लानिंग है। तो राणा को ये बताता है हेडली कि वहाँ पे मुंबई में एक कवर की तरह तुम्हारी जो फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस है, इसका एक सेटअप लगाया जाएगा, एक ऑफिस लगाया जाएगा और उसके बाद में वहाँ पे रेकी की जाएगी मुंबई की। राणा इस पर मान जाता है और उसके बाद मेजर इकबाल के द्वारा $25,000 फंड किए जाते हैं हेडली को, जिससे कि ये जो कारोबार के नाम पर रेकी करने के लिए मुंबई में जा सके, वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड का एक जो ऑफिस है वो वहाँ बना सके। सितंबर 2006 हेडली पहली बार डेविड कोलमैन हेडली इस नाम के साथ में भारत आता है। मुंबई पहुंचा, साउथ मुंबई में उसने रुका था। इस समय पर ये बताया जाता है कि साउथ मुंबई में रुका और यहीं पर उसने फर्स्ट वर्ल्ड का जो ऑफिस था पहली बार उसके लिए सेटअप करने के लिए जगह जो थी वो सब चीजें देखी। इस बीच में वो मुंबई के जितने बड़े बड़े लग्जरी होटल्स थे उनका जायजा लेना उसने शुरू कर दिया। फरवरी 2007 में उसने ताज होटल जो था, ओबेरॉय ट्राइडेंट था, ताज और ओबेरॉय ट्राइडेंट दोनों के अंदर वो फरवरी 2007 में गेस्ट बन के चेक इन करता है। होटल के अंदर जाके रुकता है। होटल में जब रुका तो इसने कॉरिडोर्स की, लॉबीज की, होटल के जो रेस्टोरेंट थे, एग्जिट और एंट्री गेट्स हैं, उन सब की वीडियोस बनाई। सीसीटीवी के प्लेसमेंट्स देखे कि कहाँ कहाँ पे कौन सा सीसीटीवी कहाँ पे लगा हुआ है। ये सारी चीजें ये कैप्चर करता रहा। इसके बाद सितंबर 2007 में लियोपोल्ड कैफे के अंदर वहां पे जाके इसने सेम इसी तरह का रिकॉनेसेंस किया, यहाँ पे इस तरह की रेकी की। सितंबर 2007 में ही इसने सीएसटी स्टेशन जो है वहां पे प्लेटफॉर्म्स की, टिकट काउंटर्स कहाँ कहाँ पे, एंट्री एग्जिट कहाँ पे, क्राउड कितना किस समय पर ज्यादा आता है सीएसटी स्टेशन पर, इन सब की रेकी की। ये चीजें नोट करने के बाद पाकिस्तान जाता है। पाकिस्तान जाके सारी डिटेल जानकारी देता है। इसके बाद अगला साल आ गया 2008। 2008 में अप्रैल के महीने में एक बार फिर से हेडली पाकिस्तान से मुंबई जाता है। इस बार जो ये मुंबई आया था ये बहुत ही क्रूशियल ट्रिप बताई जाती है। मेजर इकबाल ने हेडली को प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे यहाँ पे कि समंदर का रास्ता अब जो है वो तुम्हें मैप करना है, अब तुम्हें कोस्ट लाइन को मैप करना है कि कैसे पाकिस्तान से मुंबई तक पहुंचा जा सकता है समंदर के रास्ते। ये सब चीजें करने के लिए एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे हुआ बाद में जब ये अटैक हो गया उसके बाद। दरअसल एक बुक लिखी गई थी द सीज, एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट क्लार्क की ये जो बुक थी, इसमें ये कहा गया कि मेजर इकबाल ने हेडली को ये कहा था कि उनके पास में, मेजर इकबाल के पास में, आईएसआई के पास में एक इंडियन सिक्योरिटी मोल है जिसका कोड नेम हनी बी है। और ये जो हनी बी है वही हनी बी जिसके बारे में लिखा हुआ है कि इसने आईएसआई को भारत के जितने भी सिक्योरिटी मैनुअल्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के वो दिए, साथ ही साथ ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स दिए। यही वो हनी बी है जो आईएसआई का मोल था। इसने ये सजेस्ट किया था पूरे कोस्टलाइन को मैप करने के टाइम पर कि जो उतरने के लिए जो लैंडिंग साइट होगी वो कोलाबा के पास बदबार पार्क फिशिंग कॉलोनी का लैंडिंग साइट रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है जगह रोड से कनेक्टेड है और ऐसे कई सारे पॉइंट्स बताए थे जो आपको यहाँ पे नहीं बता सकते। तो खैर ये ओवरऑल जो था ये प्लॉट हनी बी जो एक कोड नेम उस आईएसआई के मोल का, जो कि बताया गया कि इंडिया के अंदर वो आईएसआई का मोल था और उसने हेडली की मदद की। ये साइट बताई गई, हेडली ने इसकी पूरी रेकी की। मुंबई हार्बर से अलग अलग मल्टीपल बोट ट्रिप उसने की। उसके बाद में जाके कोस्ट लाइन मैप करने के बाद वापस पाकिस्तान जाता है, अपने हैंडलर्स को, मेजर इकबाल को ये सारी चीजें बताता है। इसके बाद एक और ट्रिप जो हुआ हेडली का, जो लास्ट उसकी रेकी थी वो हुई जुलाई 2008 में। एक और ट्रिप उसने किया और इस बार हेडली ने चबार्ड हाउस जो है, नरीमन हाउस जो था, नरीमन हाउस को टारगेट किया। यहाँ पे उसने उसका डिटेल सर्वे किया। ये कहते हैं कि यहाँ पे जब हेडली पहुंचा था, मेजर इकबाल ने उसको लोकेशन पहली चीज इसलिए दी थी क्योंकि मेजर इकबाल को लगता था कि भारत के अंदर ये जो है वो मोसाड का फ्रंट है। हेडली जब नरीमन हाउस पहुंचा था रेकी के लिए तो इसके बाद उसने एक नाटक किया था एक प्रैक्टिसिंग जियो होने का, जिससे कि वो यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो सोसाइटी के अंदर जा पाए, नरीमन हाउस के अंदर जा पाए। सिक्योरिटी लेआउट जो था वो उसने यहाँ पे पूरा चेक किया। उसके बाद में सराउंडिंग देखा, गलियों को देखा आसपास की, कहाँ से आया जा सकता है। ये सारी चीजें मैप करने के बाद वापस से पाकिस्तान जाता है। साजिद मीर, जकीउर रहमान लखवी, मेजर इकबाल और दूसरे प्लानर्स को ये जो पूरा प्लान था वो बता देता है। यही वो प्लान था दोस्तों जिसकी वजह से वो जो 10 आतंकवादी आए लश्कर तैयबा के मुंबई पर हमला करने के लिए, उन्हें ये एक एक चीज बताई जाती थी उनकी ट्रेनिंग के दौरान में। इसलिए वो इतना ज्यादा जानते थे मुंबई आने के बाद ही जो वो लगातार हमला कर पाए। मुंबई में हेडली के जो पूरे 5 ट्रिप्स रहे, इस बीच में उसका एक बॉलीवुड कनेक्शन भी सामने आता है। महेश भट्ट एक डायरेक्टर है, उनके बेटे राहुल भट्ट के साथ में ये सामने आता है कि राहुल भट्ट जो कि जिम इंस्ट्रक्टर थे, एस्पायरिंग एक्टर थे, हेडली उनसे मिला था एक चार्मिंग, एक फिटनेस ऑब्सेस्ड अमेरिकन की तरह। उसने उन्हें बताया था कि मैं फिटनेस के लिए बहुत सारे अलग अलग काम करता हूँ, ट्रेनिंग लेता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ। और इसके बाद राहुल भट्ट और हेडली की कुछ मुलाकातें भी हुई, लेकिन दिखने में सब कुछ हार्मलेस था, जो कि एजेंसी भी बताती है कि इसमें कोई भी राहुल भट्ट की तरफ से इस तरह से कोई बात सामने नहीं आती है जो कि जिसपे शक किया जाए।
तो खैर एफबीआई के एफिडेविट्स में भी राहुल भट्ट का जो नाम है वो सामने आया है। एफबीआई के एफिडेविट में इस तरह सामने आता है कि राहुल का नाम ईमेल के कॉन्टेक्स्ट में दिखाई देता है। हेडली अपने एलईटी के लश्कर तैयबा के हैंडलर्स को ये मेल लिखता है कि वी शुड रीविजिट आवर लास्ट लोकेशन अगेन एंड से हाई टू राहुल। यहाँ पे उसका रिप्लाई आता है एलईटी के ऑपरेटिव की तरफ से, उनके हैंडलर्स की तरफ से, कि हाँ राहुल से मिलना अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ एक और काम बन सकता है। यानी कि दोस्तों आप ये सोचिए कि जो प्लानर्स थे लश्कर तैयबा के, जो आतंकी आका थे इन लोगों के, वो उस कॉन्टैक्ट को भी जो हेडली के साथ में कनेक्ट हुआ है उसे भी पोटेंशियली यूटिलिटी की तरह उस रूप में देख रहे थे, उसे भी वो यूज करना चाहते थे। तो ये सब चीजें रही, लेकिन हेडली के इस पूरे केस में सबसे कंट्रोवर्शियल, जो आज तक सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल, एक सबसे बड़ा डिस्प्यूट है, वो ये है कि इस बीच में मल्टीपल वार्निंग्स यूएस अथॉरिटी के पास पहुंची हेडली के मूवमेंट्स को लेकर, उसकी हरकतों को लेकर, उसकी एक्टिविटीज को लेकर। आप देखिए किस तरह से न्यूयॉर्क में उसकी जो वाइफ हुआ करती थी, पहले एक अमेरिकन वाइफ थी जो उस समय तक एक मेकअप आर्टिस्ट बन चुकी थी। 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस के बाद उसने हेडली को छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे वो एफबीआई के जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स के पास पहुंची, जेटीटीएफ के पास, और वहां पे उसने 3 बार कंप्लेंट की थी, ये बताते हुए कि उसका जो पति है, जो कि दाऊद गिलानी, डेविड कोलमन हेडली बन चुका है, वो लश्कर तैयबा के साथ एक आतंकवादी है, लश्कर तैयबा का आतंकवादी है। और पाकिस्तान के वाइल्ड वेस्ट रीजन में वहां पे अलग अलग जो मुरीद के वगैरह इस तरह के कैंप होते हैं, वजीराबाद वगैरह में, तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग कैंप है उन्हें अटेंड करता है। उसने हाल ही में कई ऐसे इक्विपमेंट खरीदे हैं जिन पे शक हो रहा है, उसने नाइट विजन गॉगल्स खरीदे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट लगातार खरीद रहा है। लेकिन ये 3 वार्निंग जो 3 कंप्लेंट थी, इन्हें अमेरिका ने इग्नोर कर दिया। समय आगे बीता, दिसंबर 2007 आता है, दिसंबर 2007 और उसके बाद अप्रैल 2008 जो आखिरी विजिट की थी हेडली ने मुंबई में, उसने जो दूसरी शादी की थी, एक मोरक्कन वाइफ थी उसकी, फैजा अतुल्ला, इस्लामाबाद में रहा करती थी। वो यूएस एम्बेसी जाती है दिसंबर 2007 और 2008 अप्रैल में। वहां पे जाके उसने कहा कि जो उसका पति है डेविड कोलमन हेडली है, वो बहुत बड़े बड़े और गलत लोगों के साथ में मिल रहा है। उस महिला ने ये तक बताया यूएस एम्बेसी में कि उसने फोटो दिखाया अपने फोन में कि ताज होटल के अंदर यहाँ पे जो हेडली के साथ में रुकी थी, तो वहां पे ये होटल की लॉबी के अंदर हम लोगों का फोटो है। वो मुंबई जाता है और वहां पे जाने के बाद में कई सारा उसको रेकी कर रहा है उस पूरे ताज होटल की, ओबराय होटल की, और ये चीजें संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही हैं, तो मतलब उस पर शक किया जा सकता है। उसने एक सेंटेंस बोला था यहाँ पे कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन या तो वो एक आतंकवादी है या फिर वो आप लोगों के साथ काम कर रहा है। उसने यूएस एम्बेसी में जाके ये कहा था। लेकिन इसके बाद भी ये सारी वार्निंग्स जो थी दोस्तों, इन्हें अमेरिका के द्वारा इग्नोर किया जाता है। करीबन 2001 से 2008 के बीच में 5 से 7 वार्निंग जो थी वो अमेरिका को मिली हेडली के खिलाफ। वो सारे रेड फ्लैग हेडली के खिलाफ उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। करीबन 7 महीने निकलते हैं यहाँ से, उसके बाद आती है वो तारीख 26 नवंबर 2008 की। पाकिस्तान से आए हुए 10 आतंकवादियों ने यहाँ पे जो हमले किए मुंबई में अलग अलग लोकेशंस पे, पूरा डिटेल एपिसोड किया हुआ है आपके लिए, आप जाके देख सकते हैं। करीबन 170 लोग मारे गए, यहाँ पे हजारों लोग जख्मी हुए, मरने वालों में 6 अमेरिकन भी थे। और ये सारी चीजें हुई कैसे? क्योंकि हेडली जो था उसने इस तरह की रेकी की थी कि उन आतंकवादियों को वो बहुत ही इजीली यहाँ से वहाँ मूव कर पा रहे थे। उन्हें पता था एक एक चीज के बारे में, कि मैप्स कितने उनके पास जगह थी कि कहाँ पे कब किस समय पर ज्यादा लोग मिलेंगे, एक एक बात उन्हें पता थी। खैर जब ये हमला मुंबई पर चल रहा था उस समय पर हेडली पाकिस्तान में बैठा हुआ था, और पाकिस्तान में जो उसका स्टेटमेंट बाद में उसने इंटरोगेशन में बताया है, वो कहता है कि वो साजिद मीर से लगातार टेक्स्ट मैसेजेस पर अपडेट ले रहा था। और जब ये हो रहा था यहाँ पे मुंबई में, तो उसका स्टेटमेंट सामने आया कि उसको जो 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में कराची के उसके स्कूल के ऊपर जो बॉम्बिंग हुई थी, उसने उसको एक बदले की तरह यहाँ पे देखा, क्या उसका बदला पूरा हुआ है। खैर अटैक्स के बाद इन्वेस्टिगेटर्स जो वहाँ पे पहुंचे मुंबई में, भारत की एजेंसीज जो थी वो बहुत सन्न रह गई थी, क्योंकि जो जीपीएस डिवाइस और मैप वहां से मिले थे, जो प्रिसीजन वहां पे था, सबको हैरान उसने कर दिया था कि आखिर कैसे कोई इतना प्रिसाइजली एक एक चीज नोट डाउन कर सकता है। यहाँ पे कैसे हेडली ने जो इतने लगातार 5 अपनी विजिट में जो जासूसी की है, ये उसी के बाद उसकी बदौलत ये हुआ है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि हेडली कौन है इस समय तक, या वो इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स ये समझ थे देखकर कि आखिर इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास कैसे थी। ये सब चीजें होती है। मुंबई के तुरंत बाद हेडली रोका नहीं। रिपोर्ट्स ये आई सामने कि मार्च 2009 में हेडली एक बार फिर से भारत आता है। भारत आया, उसने दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज एनडीसी जो है, ऐसे स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस की रैकी की अलग अलग जगह, और अलग अलग भारत के शहरों के जो चबाड़ हाउस है उन सब की रैकी की, उनका सर्वे किया।
ये इस बार सो कॉल्ड एक अलग सेकेंड वेव प्लान इन लोगों का था लश्कर तैयबा का अटैक करने का भारत के ऊपर। ये भी दिखाते हैं जो सामने रिपोर्ट्स हैं वो कि जुलाई 2008 के बाद से मार्च 2009 में हेडली यहाँ पे आया है। उसने पुणे की अपनी विजिट की और पुणे में जर्मन बेकरी की उसने विजिट किया। जो 2010 में जर्मन बेकरी के ऊपर अटैक हुआ है दोस्तों, उसमें भी ये रिपोर्ट में सामने आया था कि ये जो पूरा जर्मन बेकरी के बारे में पता चला लश्कर तैयबा को, ये इसलिए पता चला क्योंकि डेविड कोलमन हेडली ने यहाँ पे आकर रेकी की थी। तो उसका क्रेडिट भी लश्कर तैयबा ने जर्मन बेकरी अटैक का भी हेडली को दिया हुआ था। इस बीच में एक और किस्सा सामने आता है कि जब ये पूरा अटैक हो गया मुंबई का, रेकी हो गई बाकी सारी, लश्कर तैयबा और अलकायदा ने एक प्लान बनाया साथ में मिलकर। दरअसल अलकायदा का एक कमांडर इलियास कश्मीरी यहाँ एक प्लान बना चुका था डेनमार्क के एक न्यूज़पेपर ज़ाइलेंड पोस्टन के ऊपर हमला करने का। यह हमला इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इस न्यूज़पेपर ने प्रॉफिट मोहम्मद का एक आपत्तिजनक कार्टून जो था वो पब्लिश किया था, और इस वजह से यहाँ पे अलकायदा लिंक्ड कमांडर इलियास कश्मीरी और लश्कर तैयबा इस न्यूज़पेपर के ऑफिस में डेनमार्क के अंदर अटैक करना चाहते थे। वहाँ पे उनके जो थ्रोट है उनको स्लिट करना चाहते थे, उन वो भी कार्टूनिस्ट थे उन लोगों का। तो ये जो पूरा ऑपरेशन था लश्कर तैयबा का जो टारगेट करना था यहाँ पे, इसको कोड नेम दिया जाता है प्रोजेक्ट मिकी माउस। प्रोजेक्ट मिकी माउस के तहत हेडली को एक बार फिर से लश्कर तैयबा के जो चीफ लीडरशिप थी वो बुलाती है। उसका काम ये लोग मुंबई में देख चुके थे, तो इस वजह से उसको यहाँ पे बुलाया गया था। और इसके बाद उसे ये प्लान समझाया जाता है कि कैसे तुम्हें जाना है कोपेनहेगन और वहाँ पे जाके रेकी करनी है। जनवरी 2009 में हेडली कोपेनहेगन पहुंचता है। फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज, वही तबो राणा की जो एजेंसी थी, उसको यहाँ भी इसने इस बार यूज़ किया। किस तरह से यूज़ किया कि ज़ाइलेंड पोस्टन न्यूज़पेपर में जाके ये कहता है कि मैं अपने फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन का जो एड है वो आपके यहाँ चलवाना चाहता हूँ। इस वजह से जब वो यहाँ पे गया तो उसे एंटरटेन तो किया ही गया ज़ाइलेंड पोस्टन न्यूज़पेपर के द्वारा, लेकिन यहाँ पे हेडली ने क्या किया, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, वो यहाँ एंट्री एग्जिट गेट को देखता है, उनकी वीडियोज़ बनाता है, सर्वे करता है पूरे ऑफिस का। उसके बाद वापस जाता है पाकिस्तान। फरवरी 2009 में उसने इलियास कश्मीरी से मुलाकात की वजीरिस्तान के अंदर। 313 जो ब्रिगेड है इलियास कश्मीरी की जो हुआ करती थी, उसके साथ में मुलाकात की। वहाँ पे उस कैंप में जाके मिला था, और कश्मीरी ने इस समय उसको ये कहा था कि हम यहाँ ट्रक बॉम्ब भी कर सकते हैं, ट्रक बॉम्ब का यूज़ कर सकते हैं, हैवी वेपन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हेडली के ऊपर था कि किस तरह से अटैक किया जाएगा। इसी साल मई 2009 में दूसरी मीटिंग कश्मीरी ने कराई हेडली की यूरोप में वेपन और मैन पावर अरेंज करने के लिए कॉन्टैक्ट्स जो थे उनके साथ में। कई सारे ऐसे लोगों से हेडली की मुलाकात कराई जाती रही। अगले कुछ महीने रहे, जुलाई अगस्त 2009, उसमें कोपेनहेगन की एक और ट्रिप की हेडली ने 13 सर्विलांस वीडियोस बनाए। इस बार उसने 13 सर्विलांस वीडियोस। आप सोचिए कि ये पूरे ऑफिस के आसपास का जितने भी अलग अलग रॉयल डैनिश आर्मी बैरक्स हैं वहाँ पे, या सेंट्रल स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, उन सब के वीडियोस हेडली के पास मौजूद थे। सेम मुंबई जैसा काम उसने यहाँ भी करना शुरू कर दिया था। इस दौरान यूरोप में कुछ जिहादी जो नेटवर्क्स थे उनके साथ भी इसकी जो मुलाकात थी वो हुई। इसमें नाम आते हैं साइमन और बैश के। ये दोनों थे ब्रिटिश पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स, जो कि $15,000 इन लोगों ने हेडली को दिए सर्विलांस वगैरह के लिए, बाकी लोकल सपोर्ट के लिए। तो ये ऐसे ऐसे लोगों से लगातार मिलता है। डर्बी में, इंग्लैंड के अंदर डर्बी में मिला था इन लोगों से। दूसरी चीज, अलग अलग दुनिया में उसको घुमाता था लश्कर तैयबा, लोगों से मिलवाता था, और हेडली इसकी पूरी प्लानिंग करता है। इसलिए उसको बहुत ही डेंजरस, खुखार और चालाक आतंकवादी कहा गया है। आप देखिए कि स्टॉकहोम में फरीद नाम के एक आदमी से मिला। वहाँ पे इनका जो मिलने का मोटिव था कि भाई कुछ बड़ा एक प्लान यहाँ पे भी करेंगे इस डेनमार्क के अटैक के अंदर। लेकिन यहाँ पे सर्विलांस कंसर्न्स की वजह से ये जो मीटिंग थी, वो जो प्लान इनका बनने वाला था, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। खैर 31 जुलाई 2009 कोपेनहेगन के अंदर जो रॉयल डैनिश आर्मी बैरिक्स हैं उनकी पूरी रेकी करते हुए हेडली ने कुछ वीडियोस बनाए। इस दौरान बताया जाता है कि यहाँ पे एजेंसीज की, ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी की हेडली के ऊपर नजर पड़ जाती है। यहाँ हेडली के जो भी यूके में कॉन्टैक्ट्स थे उन्हें ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो थी वो मॉनिटर कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि अचानक एक आदमी आया है डेविड कोलमन हेडली नाम का, और ये यहाँ पे ऐसे संदिग्ध लोगों से मुलाकात कर रहा है, तब से उन लोगों ने अलग अलग एजेंसीज के साथ में हेडली के संदर्भ में कि ये शख्स है कौन आखिर, उसके संदर्भ में बातचीत करनी शुरू कर दी। खुफिया विभाग के अंदर, खुफिया एजेंसीज के अंदर आपस में जो तालमेल होता है, किस तरह से बातें होती हैं, यहाँ आप इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने FBI से बातचीत की, FBI तक पहुंची जब ये खबर, तो इसके बाद में धीरे धीरे हेडली को सर्विलांस में रखा गया। 5 अगस्त 2009 का वो दिन बताया जाता है जब अटलांटा एयरपोर्ट पर हेडली को पहली बार प्रॉपरली ब्रीफिंग के लिए रोका जाता है। 2 घंटे तक उससे ब्रीफिंग की जाती है। अब वो क्योंकि वॉच लिस्ट में आ चुका था, 2 महीने तक एजेंसी जो थी यूएस की एजेंसी, सीक्रेट एजेंसी, हेडली के मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू करती है। 2 महीने ऑब्जर्व करने के बाद में इस बीच में एक XDA हैंडलर के साथ में बातचीत की गई, जो कि हेडली को पहले
मैनेज किया करता था, जब हेडली डीए का एजेंट हुआ करता था उस समय पर। ये सारी चीज़ें करने के बाद 3 अक्टूबर 2009 का वो दिन आता है जब हेडली को शिकागो के ओ हेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जब वो फिलाडेल्फिया की अपनी फ्लाइट ले रहा था और फिलाडेल्फिया से वो पाकिस्तान जाने वाला था, इस समय पर एफबीआई के एजेंट्स गिरफ्तार कर लेते हैं। हेडली इस बार जब पकड़ा गया तो उसके पास जो उसके हार्ड ड्राइव्स थी, मोबाइल फोन्स थे, लैपटॉप्स थे, उनमें से मुंबई के सर्विलांस वीडियोस जो उसने 26/11 हमले की पूरी रैकी की थी वो वीडियोस, जितना भी डेनमार्क में उसने अब तक इस नए अटैक की प्लानिंग के लिए जो भी रैकी की थी, सर्विलांस वीडियोस लिए थे, फोटोज लिए थे, वो सब चीज़ें बरामद होती हैं। चार्जेस फाइल होना शुरू होते हैं उसके ऊपर। हेडली यहाँ पे समझ चुका था कि अब वो बच नहीं सकता है, जैसे पहले 2-3 बार बच चुका है लगातार में। लेकिन फिर भी चालाकी उसकी आप देखिए कि उसने डिसाइड किया कि वो अब कोई नॉर्मल प्ली साइन नहीं करेगा एजेंसीज के साथ में। यहाँ पे उसको, क्योंकि बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है, या तो उसको भारत एक्स्ट्राडिट किया जा सकता है, तो ये इन सब चीज़ों से बचने के लिए उसने अपना फिर से सर्वाइवल मोड था वो एक्टिवेट किया और उसके बाद में तुरंत फुल कॉपरेशन मोड में आ जाता है। हेडली ने ये कहा एजेंसीज से अमेरिका की कि अब वो लश्कर तैयबा, अलकायदा, आईएसआई के जितने नेटवर्क्स हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या अटैक किए, इन सब की डिटेल जानकारी, इन सब के जो एसोसिएट लोग हैं, उससे जो एसोसिएट लोग हैं या जो अभी तक अटैक में उसके साथ में रहे, उन सब की डिटेल यूएस को दे देगा, अमेरिका को दे देगा। सीआईए के पास ये सारी डिटेल रहेगी और उसके बाद इन सबको आप पकड़ सकते हैं, बस मुझे जो है सज़ा ना दी जाए। ये एक बार फिर से उसने एक प्ली जो थी वो साइन कर ली थी अमेरिका के साथ में। मार्च 2010 में बताया जाता है एक फॉर्मल प्ली एग्रीमेंट फाइल हुआ जहां पे हेडली के ऊपर 12 फेडरल टेररिज्म काउंट थे, इंक्लूडिंग कॉन्स्पिरेसी टू बॉम्ब पब्लिक प्लेसेस इन इंडिया, टू मर्डर अमेरिकन एंड लश्कर तैयबा को मटेरियल सपोर्ट देने का। तो ये सारे चार्जेस वहां पे फ्रेम किए गए, गिल्टी प्लीड उसे किया गया। लेकिन ये जो डील थी, इस डील का कोर ये था दोस्तों कि वो पूरी तरह से अगर फुली एंड ट्रुथफुली अमेरिका को सब कुछ बताता है तो फ्यूचर इन्वेस्टिगेशंस में और ट्रायल में विटनेस के रूप में उसको कॉपरेट किया जाएगा। साथ ही साथ में यूएस गवर्नमेंट ना तो उसको डेथ पेनल्टी देगी और ना ही भारत एक्स्ट्राडाइट करेगी, ना ही उसका प्रत्यर्पण भारत में किया जाएगा। आप सोचिए, एक इतने खुखार आतंकवादी के साथ अमेरिका ने डील कर ली थी, समझौता कर लिया था उसके साथ में। यूएस प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक हेडली के कॉपरेशन से करीबन 7 अलग लोगों को पकड़ा गया है और उनके ऊपर टेररिज्म चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इन 7 लोगों के अंदर ताबुर राणा भी था, वही हेडली का पुराना दोस्त जिसकी उसने हर बार मदद ली, और उसको भी पकड़वा दिया। इस कॉपरेशन के को वैल्यू करते हुए यहाँ पे 2013 में बाद में जो सेंटेंस उसको हुई है फाइनल, जो उसको सजा सुनाई गई है, 30 से 35 साल की सिर्फ उसको सजा दी गई, जबकि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी। सिर्फ 30 से 35 साल की उसको यहाँ पे सजा दी गई अमेरिका के द्वारा। जून 2010 में यूएस ने यहाँ पे एनआईए को, भारत की एनआईए को शिकागो में हेडली से इंटेरोगेशन करने की परमिशन दी। 34 घंटे की पूरी जो मैराथन क्वेश्चनिंग थी, उसके बाद हेडली ने यही बताया कि 2011 का जो 2008 में जो 26/11 का हमला था, आईएसआई के कंप्लीट सपोर्ट के साथ में हुआ था। उसके बिना ये मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि आईएसआई का मेजर इकबाल, मेजर समीर अली और लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा जो था, इन लोगों ने ही मुझे प्रॉपर्ली ट्रेन किया है। हेडली की ये सारी बातें जब उसने बताई, भारत के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस सामने आ चुके थे कि 26/11 हमले में पाकिस्तान का हाथ है। हेडली ने यह भी रिवील किया कि जो आईएसआई का चीफ था उस समय, लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा, उसने अदियाला जेल में जाकर लश्कर तैयबा के एक लीडर जकीउर रहमान लखवी के साथ में मीटिंग की थी। हेडली की मुलाकात उससे कराई थी और यहाँ पे हाफिज सईद जो है उसका एक मैंडेटरी अप्रूवल चाहिए था, जिसके बाद ही ये पूरा जो प्लान था मुंबई अटैक का वो किया गया है पाकिस्तान में। इन सारे डिस्क्लोजर्स ने भारत का एक स्टैंड इंटरनेशनल लेवल पर पुख्ता किया, सॉलिड किया कि 26/11 एक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक था। दोस्तों, अगर इस समय डेविड कोलमैन हेडली यूएस फेडरल प्रिजन सिस्टम के किसी जेल में है, किस जेल में है ये प्रॉपरली नहीं बताया जाता है कभी, लेकिन एक खबर सामने आई थी 2018 में कि रिपोर्ट आई कि प्रिजन में, उसी जेल के अंदर जहाँ पे भी वो है इस समय अमेरिका में, एक अटैक उसके ऊपर हुआ जिससे वो बहुत इंजर्ड हुआ था और वेस्टर्न हॉस्पिटल जो है पास में ही वहाँ उसे ले जाया गया था। उसके जो डिटेल थी इसके आगे की नहीं बताई गई। तो हेडली को भारत लाया जाएगा या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको क्या लगता है, जो अब तक चीज़ें चल रही हैं उनके अकॉर्डिंगली इस पूरी रिपोर्ट को सुनने के बाद में क्या आपको लगता है, ये बताना आपका ज़रूरी है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। डिटेल में एपिसोड अगर अब तक आपने देखा है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा और अब अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।